Welcome, my dear students. So, we are going to start a new chapter that is carbon and its compounds. कार्बन और उसके कंपाउंड्स की हम डिस्कशन आज से शुरू करेंगे। इसमें हम कार्बन, उसकी बॉन्डिंग, उससे बनने वाले कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होंगे, जो कार्बन के डेरिवेटिव्स, कार्बन कंपाउंड्स होंगे, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एंड सम अदर टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल. सो आई डॉक्टर रविकांत सिंह वेलकम यू ऑल इन दिस डिस्कशन. आज हम पार्ट 1 में बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में कौन कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है और सबसे बेस्ट बॉन्डिंग कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे. आपके सामने खैर आंसर लिखा है, कोवेलेंट बॉन्ड ही इसकी सबसे बेस्ट बॉन्डिंग होगी, पर इसको थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है, रिक्वेस्ट सबको शेयर कर दीजिए और अगर लाइक और सब्सक्राइब कर पाए तो प्लीज वो भी करिए. बॉन्डिंग की बात करें तो पहले आपको यह समझना होगा कि कार्बन से पहले हम नॉर्मल बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं. तो कितने तरह के बॉन्ड्स आप समझते हैं कि आपको पता है, क्लास 6, 7, 8, 9 वगैरह में आपने जो पढ़े होंगे उस हिसाब से आपने आयोनिक बॉन्ड जरूर पढ़ा होगा. और दूसरा जो सबसे फेमस है वो है कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना. इसके अलावा आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी पढ़े होंगे. कोवैलेंट में एक स्पेशल कैटेगराइजेशन हो जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, है ना. इसके अलावा कई लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़े होंगे, ठीक है. तो इसी तरह से कई बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है, कुछ वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, है ना. कुछ वंडरवॉल फोर्सेस भी होती हैं, उनके भी बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट आपके लिए फिलहाल नहीं है. तो यहाँ पे आपको 2 या 3 तरह के बॉन्ड्स कंसीडर करने होंगे, आयोनिक, हाइड्रोजन एंड कोवैलेंट. बाकी इन दोनों को छोड़ दीजिए, हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे. शुरुआत करते हैं. कहानी की शुरुआत कुछ आप ऐसे कर सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है आपकी यहाँ पे फिलहाल वो कार्बन की सिर्फ बात हो रही है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को तो बात नहीं कर सकते. कारण क्या है बच्चों? कारण बहुत सिंपल है. जब तक आपको बॉन्डिंग हर जगह पता नहीं होगी, आप उसे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो बॉन्डिंग की कहानी शुरू कैसे होती है? बॉन्डिंग की कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी से. किससे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, एंड अनअवेलेबिलिटी, यानी वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. तो आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, आउटर मोस्ट शेल. अब ये क्या बाला है? तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, है ना, जैसे जैसे हाइड्रोजन की बात करें, सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट तो यही है. तो इसका ये एक न्यूक्लियस है, ठीक. और इस न्यूक्लियस के अगल बगल इसका एक ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. तो इस ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं, है ना. दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट एंड ऑल्सो नोन एज शेल. इसको नेम दिया जाता है. अगर रोमन में दे तो इसको कहेंगे फर्स्ट, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इसको लिखेंगे 1. इसके अलावा इंग्लिश में इस जो फर्स्ट सेल होता है इसको के कहा जाता है. तो तीनों नाम सबसे पहले वाले सेल को दिया जाता है. फर्स्ट, इंग्लिश का फर्स्ट, और सॉरी इंग्लिश का के, और जो काउंटिंग है इंग्लिश में वो है 1. तो इस तरह से आपकी नंबरिंग की जाती है. अब हाइड्रोजन है, ये हमने क्यों लिया है? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की अगर बात की जाए मोर प्रिसाइजली, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है. इसका अगर आपको नंबर याद हो तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता हुआ नजर आएगा. ये क्लियर हो गया, ठीक है. अब कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो जो फर्स्ट वाला शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम हाइपोथेसिस एंड सम प्रूवन थियरीज. तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले से है. तो कितने की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है. आप कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 1 है,
इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही लूज कर सकता है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट k है, एक ही लूज कर सकता है, यानी -1 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन इसकी वैलेंसी हर तरह से 1 ही हो रही है। समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर अगर इसकी जगह कोई और होता, जैसे हीलियम ला दीजिए, तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। कंसिडर दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। अब आपको पता है हीलियम न्यूक्लियस में भी एक ही ऑर्बिट होगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज k ऑर्बिट या k शेल। इसको आप प्रिंसिपल ऑर्बिट भी कहते हैं। खैर, अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। किसका? हीलियम का। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ठीक। हीलियम का 2 होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और फर्स्ट ऑर्बिट में आपने ऑलरेडी देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहाँ पे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे इस न्यूक्लियस के अगल बगल। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस के शेल की जो वैलेंसी है ना, वो कंप्लीट है। और जब कोई वैलेंसी कंप्लीट होती है ना, तो ये सैचुरेट या संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको रिएक्शन नहीं करना है अब ज्यादा। तो ये बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, लेस रिएक्टिव। यानी अगर किसी तरह से ये शेल कंप्लीट हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने आ जाएं, तो रिएक्शन ये नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम नोबल स्ट्रक्चर कहना शुरू कर देते हैं। नोबल स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये गैस है तो नोबल गैस भी कह सकते हैं। अब नोबल गैस का मतलब क्या है कि भाई एकदम सैचुरेट, संतुष्ट, नोबल है ना, इज्जतदार वाला, वो वाली फीलिंग आती है इसके अंदर। तो ये तो समझ में आ गया। अब आप कह रहे होंगे सर ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोजन और हीलियम कहां से चले आए? तो बच्चों, कार्बन का जो कंपाउंड है ना, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है कि उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि वैलेंसी वर्ड वहीं से क्रिएट हो रहा, आपने देखा है ना। अब इसकी वैलेंसी की बात करें तो देखो, इसे चाहिए तो कुछ भी नहीं, तो आप कह सकते हैं 0, लेकिन इससे निकल 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 है। लेकिन फिलहाल अगर रियल में बात करें तो ये 0 है। तो जितने भी नोबल गैसेस होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18th के मेंबर है, 18th ग्रुप के जितने मेंबर होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये जो आपके मेंबर्स होते हैं ये सब सैचुरेट होते हैं, तो इनको कहा जाता है नोबल स्ट्रक्चर या नोबल गैसेस। पूरे पीरियोडिक टेबल में इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इधर दैट इज मेटल और नॉन मेटल, इट डज नॉट मैटर, वो सभी इनकी तरह होना चाहते हैं, आदर्श गैसेस की तरह होना चाहते हैं, नोबल होना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो हीलियम की तरह हो जाएगा, या फिर ये लूज कर दे तो भी 0 हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि हम इलेक्ट्रॉन्स के निकलने या आने या जुड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्योंकि सभी गैसेस, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, केवल गैसेस की ही नहीं बात हो रही है, ये जो ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं जो कि नोबल गैस की कैटेगरी में आ रहे हैं, इनके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सबकी कोशिश रहती है कि वो इनकी तरह हो जाए, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े या इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने और लूज करने की जो एबिलिटी या प्रॉपर्टी है उसी को हम यहाँ पर वैलेंसी कहते हैं। चलिए अब इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। Okay, we know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, यानी outer shell fill हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन लेने पे? 1 लेने पे तो ज्यादा रिएक्शन करेगा एलिमेंट, 2 लेने पे थोड़ा कम हो जाएगा, या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पे? तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि वो कंप्लीट है या नहीं है, तो कितने चाहिए उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस लाइन का यही मतलब है। और ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इनको अटेन करना है, यानी
गेन करना है या पहुंचना है, किस स्थिति तक अटेन करना है, नोबल गैस की कंडीशन तक, नोबल गैस की कन्फिगरेशन इनको प्राप्त करनी है। ये किसी तरह से ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब आपको लग रहा होगा क्या ही है, चलिए पहले पीरियोडिक टेबल ही समझ लो बच्चों, वरना इसके बिना कभी भी आप एक कंप्लीट ठीक ठाक डिस्कशन समझ नहीं पाओगे। देखिए ये है ग्रुप 18 दैट इज नोबल गैस ग्रुप। ये क्या है? ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, है ना, आप देख पा रहे हैं। अब इनका क्या मतलब सीन है? इनका सीन ये है कि भाई ये सैचुरेट है, मतलब सैचुरेट का मतलब कि इनका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इनको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, ना इनको चाहिए, ना ये लूज करेंगे। भाई कंप्लीट है, हम क्यों ही किसी के साथ फालतू में बहस करें, एकदम वही वाली कंडीशन है। सब कुछ तो है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है ना ओके, कुछ तो ऐसी कंडीशन है। अब इसके अलावा ग्रुप 1 से लेकर के 17 तक के जितने भी आपको ये मेंबर्स दिख रहे हैं, सबकी कोशिश होती है 18th वाले की तरह हो जाने की। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ये हो नहीं सकता, इसलिए कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? कि या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, आओ भाई, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, जाओ भाई। जैसे ग्रुप 1 वाले गेन करने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके आसानी से अपने अगले वाले या पिछले वाले नोबल गैस जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिथियम है जिसका नंबर है 3, है ना, तो अगर इसका न्यूक्लियस बना दीजिए लिथियम, तो ये हो गया फर्स्ट सेल और ये हो गया सेकंड सेल। आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज्यादा आ नहीं सकते। और जो सेकंड सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 हो गया। लेकिन इसमें नहीं, ये बहुत अनस्टेबल रहेगा इस कंडीशन में, क्योंकि इसको दिक्कत है भाई कि ये नोबल नहीं हो पा रहा। अब इसको किसी नोबल गैस की तरह होना है, तो सबसे नजदीक कौन आता है इसके? हीलियम, क्योंकि नियॉन है 10 और 10 तक पहुंचने के लिए इसे और भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना पड़ेगा, बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी भाई। आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, भाई तुम जाओ, हम सुखी रहेंगे, है ना। घर में वो बच्चा जो भयंकर रूप से शैतान हो, भाई तुम दिल्ली चले जाओ, कुछ कमाओ धमाओ, हम लोग सुखी रहेंगे। तो कुछ ऐसा ही है। ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में अगर ये निकल जाए, है ना, किसी तरह से ये निकल भर जाए, तो ये क्या होगा? Li+ इस वाली कंडीशन में आ गया। ऐसी कंडीशन में आते ही ये अप्रोक्सीमेटली हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। अब हीलियम जो है वो काफी स्टेबल है इस मामले में, समझ में आ रहा है? तो जो भी यहां पे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के मामले में ना 17th वाले बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे यहां पे आप फ्लोरीन देख पा रहे हो ना, इसका नंबर है 9 और इसके सबसे नजदीक है नियॉन। बस किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन मिल भर जाए, ये हो जाएगा F नेगेटिव, दैट इज अब इसमें हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और ये 10 होने का मतलब नियॉन के पास पहुंच गया। आई थिंक अब आपको पीरियोडिक टेबल के कंपैरिजन से समझ में आ गया होगा कि क्यों मॉलिक्यूल्स 18th की तरह बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए अब कार्बन पे चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो बॉन्डिंग की बात होती है तो यहाँ पे जरूर इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा, या तो वो किसी न किसी तरीके से लूज करेंगे या गेन करेंगे, और ये रहेगा ही रहेगा। तो वही प्रॉपर्टी अब यहाँ कहानी के रूप में लिखी हुई है, ठीक है, कि एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, ठीक। इसी तरह से कार्बन की अगर बात करें, इन केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या 4 चाहिए। कारण क्या है भी बताता हूं। It needs to gain or lose 4 electrons to attain
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यार आप सोच रहे होंगे ना 4 इलेक्ट्रॉन ही क्यों है सर, कम ज्यादा क्यों नहीं है। देखो बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आप इसका न्यूक्लियस बनाए तो ये हो गया कार्बन का न्यूक्लियस। अब इसके पास 2 शेल है, एक ये और एक ये हो गया। तो ये तो हो गया K और ये हो गया L, या ये हो जाएगा आप कह सकते हैं फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। इस हिसाब से आप देखिए तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब 6 में से 2 माइनस कर दिया, बचे कितने, 4। तो K वाले में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन L वाले में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हो सकती है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे आपने बता दिया कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वो 2 की पावर n करके फॉर्मूले को निकाला जाता है, या ऐसे कुछ है, वो एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, बट ऐसा ही कुछ है। तो ये समझ में आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये मतलब थोड़ा सा तो दिक्कत कर रहा है ना, मतलब ऐसे कैसे हो गया। बता रहे हैं बच्चों, 2 भरने के बाद अब बचे कितने, 4, 1 2 3 4। जो 4 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, असल में इनको ऑक्टेट पूरा करना है। क्या पूरा करना है, ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए L वाले में। क्लियर हो गया। यानी अब किसी तरह से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जोड़ लें, तब तो ये 8 पूरे होंगे, या फिर ये किसी तरह से इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, तब भी ये किस तरह से हो जाएंगे, इनके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब भी ये हीलियम के जैसे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये 4 प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे 8 + 2 यानी 10, ठीक है, यानी ये किसके जैसे हो जाएंगे, नियॉन। तो देख रहे हो कि किसी भी तरह से इनको, अगर कार्बन को अगर नोबल गैस पानी है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, तो हीलियम बन जाओ, या 4 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन बन जाओ, इसके जैसे हो जाओ, तब तो सैचुरेट हो जाओगे, ठीक। अब ये 2 तरह से हो सकता है। जब ये निकालेंगे तो कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव हो जाए, सॉरी 4 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन उनकी जगह बचे, इसलिए पॉजिटिव है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये 4 नेगेटिव हो जाएगा, यानी किसी न किसी रूप से इसको या तो एनायन या फिर कैटायन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये आयोनिक प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, आयोनिक प्रॉपर्टी है। लेकिन कार्बन की बात करें अगर हम लोग, तो कार्बन आयोनिक प्रॉपर्टी बहुत कम शो करता है। आप कहेंगे सर इतनी स्टोरी सुनाने के बाद बता रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये कोवैलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। अब आप कहेंगे ये क्या है। देखो, को का मतलब है साथ साथ। जैसे आप लोग एक ही स्कूल में मेल और फीमेल चाइल्ड, मतलब लड़का और लड़की दोनों एक साथ बैठ के पढ़ते हैं एक ही क्लासरूम में, दिस इज कॉल्ड को एजुकेशन। इसी तरह से को वैलेंट, वैलेंट यानी वैलेंसी, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है इसी को हम वैलेंट कह रहे हैं, वैलेंसी कह रहे हैं। कोवैलेंट यानी किसी के साथ ये अपनी वैलेंसी शेयर कर लेगा कि यार एक काम करते हैं, गेन करना लूज करना ये प्रॉपर्टी ही छोड़ दो, शेयर करने की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन एक बहुत ही मजेदार इस हिसाब से एलिमेंट है शेयर के मामले में। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे, जितनी इसके कंपाउंड्स बनते हैं कोवैलेंट, उतने शायद ही किसी के बनते हो। अब समझ में आ गया। अब कहानी यहाँ पे बहुत आसान हो गई। दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज सिंपली यू कैन से दैट द स्टोरी ऑफ एनसीईआरटी बुक। मैंने एनसीईआरटी बुक की स्टोरी को यहाँ पे डाल रखा है, तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, एकदम नहीं होंगे। इससे आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम एक एक लाइन समझा दूंगा। अब नोबल गैस अगर कार्बन को बनना है या उस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचना है तो 2 तरीके हैं। पहला, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे और एनायन में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और कैटायन बन जाए। दोनों ही केस में ना दिक्कत है, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन को लूज करने और गेन करने में काफी एनर्जी का खर्च होता है। उतनी एनर्जी खर्च करने के बाद शायद ही कार्बन
फिर किसी तरह के बॉन्ड को अच्छे से मेंटेन कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया कार्बन कंपाउंड से। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद other atoms of carbon or with other atoms of other elements। सिंपल। कार्बन ने क्या किया, भाई सुनो, हम ना 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, बहुत दिक्कत है, इतनी एनर्जी नहीं खर्च कर सकते। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सही। तब एक काम करते हैं, शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल सही। नॉट just carbon but many other elements form molecules by sharing electrons। जिसमें से यहां पे कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं कोवैलेंट के, जैसे फ्लोरीन है ना। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए बस एक, लेकिन सिंगल फ्लोरीन को कह दिया जाए कि भैया आप अकेले एग्जिस्ट करो, इसके लिए ना बड़ा मुश्किल है। तो 2 फ्लोरीन आपस में इस तरफ से मिल जाते हैं, और ये जो मैंने लाइन बनाई है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस वाले फ्लोरीन का, एक इस वाले फ्लोरीन का। और इन्होंने क्या किया कि ये आपस में शेयर कर लिया, चल भाई जरूरत पड़ने पे इसकी पूर्ति और जरूरत पड़ने पे इसकी पूर्ति, तो आपस में एक दूसरे को कंप्लीट करो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके। जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पे कोवैलेंट, दिस इज सिंपली कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया। इसी तरह से ऑक्सीजन भी अपने बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। उसने क्या किया कि शेयर कर लिया, दोनों ऑक्सीजन ने मिलकर क्या किया, शेयर कर लिया O2। तो यहां पे जो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में शेयरिंग हुई, इसकी वजह से सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये O2 के फॉर्म में रहेगा। अब आप कहेंगे सर ये डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड के बेस्ट एग्जांपल्स में से एक है। समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं क्योंकि अकेला H सर्वाइव करने में कठिनाई महसूस करता है। ये क्लियर हो गया। तो ये जो H2 है दैट इज हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये अपने आप में शेयर करके सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, कोवैलेंट। तो इसी तरह से कार्बन भी कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यानी वो 4 अपनी तरह के या 4 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स से जुड़ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जुड़ रहा है, बस कोवैलेंट बॉन्ड बना लो, कार्बन हाजिर है। ओके। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर कर लिया, चलो भाई बढ़िया, और ये सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो इसी तरह से बहुत सारे बॉन्ड्स बन सकते हैं। क्लियर हो गया। यही स्टोरी है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मेथेन। अब मेथेन पे ही क्यों भाई साहब, क्योंकि मेथेन कार्बन का माना जाता है कि सबसे सिंपलेस्ट कोवैलेंट स्ट्रक्चर है। इट इज नोन फॉर इट्स सिंपल स्ट्रक्चर, even though you can say the simplest organic material is methane। समझ में आ गया बच्चों। इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब मीथेन के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर मैं बॉन्ड्स तो आपको यहाँ पे मैंने लगा ही दिया, तुरंत समझ में आ गया होगा। अब तक मैंने इतना डिस्कशन कर लिया कि आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ब्लू वाला है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 एटम के साथ शेयर करके 1 बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ना हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ना कार्बन ने दिया, ना कार्बन ने लिया, ना हाइड्रोजन ने दिया, केवल दोनों ने क्या किया,
दोनों ने खुशी खुशी शेयर किया। क्या किया बच्चों? खुशी खुशी यहाँ पे बस शेयरिंग हो गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये शेयरिंग अच्छे से समझ में आ गई। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल। तो ये चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं और इसी तरह से CH4 का फॉर्मेशन होता है ना। और इसको आप इस तरह से लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू भी बना के दिखा सकते हो। तो क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही है? सिंपल है ना। अब जो NCERT की लाइन्स है मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको मीथेन के बारे में थोड़ी और नॉलेज हो जाए। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल एंड इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, है ना, जो गोबर गैस बायोगैस होती है। यानी मीथेन नॉर्मली डिकम्पोजिंग एक्टिविटी से बाहर निकलता है। कोई भी चीज सड़ती गलती है तो वहां से जो गैस निकलती है नॉर्मली वो मीथेन होती है। ठीक। CNG जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे आप कहते हैं, जो आजकल मोटर कार व्हीकल्स में यूज होता है, उसमें सबसे ज्यादा मीथेन का ही पार्ट होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, है ना। सिंपलेस्ट कंपाउंड, एक जो सिंपलेस्ट कंपाउंड में से एक है वो मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला CH4। ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1, कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रा क्यों? टेट्रा मीन्स 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, तो टेट्रावैलेंट है। यानी 4 अलग अलग अगर इसको एटम्स मिल जाए तो ये सैचुरेट हो सकता है शेयर करके। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ही है तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, इसलिए फॉर्मूला है CH4, यानी एक C है और 4 हाइड्रोजन है। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन शेयर these electrons with 4 atoms of the hydrogen and so the methane is formed। जिसको जिसको समझ में आएगा मैसेज जरूर कर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। बने हैं शेयरिंग से, इसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया। जैसा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लाइन फॉर्मूला भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो बच्चों कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यही हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। तो आपने देखा कि ये जो पूरा का पूरा एटम है दैट इज CH4 जिसकी आप बात कर रहे हो, ये जितने एटम्स हैं 4 हाइड्रोजन के और एक कार्बन के, ये मिलकर के इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, एक सिंपल सा कंपाउंड दैट इज मीथेन। और ये सिंपली कैसे बना? इलेक्ट्रॉन खींचने तोड़ने यानी गेन या लूज से नहीं बना, शेयर करने से बना। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही स्मार्ट प्रॉपर्टी है ये कार्बन की। बहुत सिंपल लेकिन बहुत स्मार्ट प्रॉपर्टी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। ठीक, ओके गुड। अब जब कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है तो क्या कुछ प्रॉपर्टी में चेंज आता है? एग्जैक्टली आएगा ही ना। देखिए, आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड ठीक ठाक स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। सो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रांग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। अपने अंदर, मतलब ये जो CH4 है, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल ये स्ट्रांग बॉन्ड है, लेकिन बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहां पर वीक होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है? दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के रेस्पेक्ट में बात करें, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगा, तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे आप कह सकते हैं कि जब कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ेंगे इस तरह से, सिर्फ कार्बन 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 जोड़ते चले जाए, तो ये बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत 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 सुपर स्ट्रांग होगा। यानी जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत स्ट्रांग होने वाली है। लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि एक अपना सिंगल मॉलिक्यूल आपस में
कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, यानी थोड़ा सा इनकी पावर कम हो जाती है। अगर यही इलेक्ट्रॉन गेन या लूज से बनता यानी आयोनिक स्ट्रक्चर होता तो वो बहुत स्ट्रांग होता, ठीक है। जिसकी वजह से अब ऐसा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो थोड़ा कमजोर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा जो नए बने हुए कंपाउंड्स है उनका। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, शेयर किया गया, ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन प्लस है और कार्बन नेगेटिव हो गया, ऐसा होता तो ये कैसे होते, आयोनिक होते। तब ये शेयर नहीं होता, तब ये डोनेट होता, ये इन्होंने दे दिया और कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तब ये होता प्रॉपर लूज एंड गेन। लेकिन यहां लूज एंड गेन हो ही नहीं रहा है, ना हाइड्रोजन हार रहा है ना कार्बन जीत रहा है, दोनों ने शेयर किया और दोनों को फायदा हो रहा है, म्यूचुअल जिसे कहते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं कि कोवेलेंट मतलब म्यूचुअल ही होता है, तो इसको म्यूचुअल फायदा हो रहा भाई साहब, क्लियर हो गया, म्यूचुअल फायदा। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं जो कि चार्ज को कैरी करे, भाई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तब तो चार्ज कैरी होगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आप कह सकते हैं दे आर द वेरी बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहानी खत्म हो गई है, बॉन्डिंग इतनी ही थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं जो क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, तो बस मैं इसको जल्दी से बता देता हूं, है ना। तो नॉर्मली जब क्लास 6 7th में आप पढ़ते हो बच्चों, तो आप दो तरह के एलोट्रॉप पढ़ते हो, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट, है ना, डायमंड एंड ग्रेफाइट। लेकिन क्लास 10th में आते आते 3 एलोट्रॉप्स आप पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में कट, वो एक ब्राउन कलर के पेज में चिपका के लिखा रहता है, मैंने उसी को यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया है वर्ड्स को, है ना। तो तीसरा फुलरीन भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं, क्लियर है। फुलरीन को C60 भी कहा जाता है, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया, तो फिर बाद में उसको ड्रॉ किया गया। तो बेसिकली यही 3 आपको एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जब एक ही एलिमेंट के 3 अलग अलग तरह या 3 अलग अलग स्टाइल या 3 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड प्रेजेंट हो, या आप कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट 3 अलग अलग रूप में है, एकदम फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी अलग दिख रही है लेकिन वो है कार्बन ही, तो उसी को एलोट्रॉप कहा जाता है। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी ऐसा नहीं है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, वो भी बदल जाती, तो इसीलिए लगता है ना कि ये अलग अलग है। जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों ही प्योर कार्बन कंपाउंड्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स, लेकिन चूंकि इनकी जो बॉन्डिंग का तरीका है वो डिफरेंट है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इवन केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, है ना। और इनकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। डायमंड की बात करें, इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, यानी अगर ये कार्बन है तो इसके जो वैलेंसी है, टेट्रावैलेंट कंडीशन जिसको कहते हैं, ये अगले 4 कार्बन से ही जुड़ता है इस तरह से। फिर अगर ये साइड वाला कार्बन है तो ये अगले 4 कार्बन से इस तरह से ये जुड़ा रहेगा, और ये सीरीज चलती रहती है, मतलब कि हर कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा होगा, हर कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा होगा। इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो ये बनता है डायमंड, ये बनता है डायमंड। और ये 3D स्ट्रक्चर की जब बात करें, जब ये 3D फॉर्म में रहता है, जैसा कि नेचुरली हम देखते हैं, जैसा कि हमें कोयले के खदान में से मिलता है, जो नेचुरल है वो 3D फॉर्म में ही तो हमें मिलता है, तो बहुत ही हार्ड होता है, इवन यू कैन से द हार्डेस्ट वन, है ना, हार्डेस्ट मटेरियल्स में से एक होता है डायमंड। इतना ज्यादा रिजिड होता है, बहुत 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 रिजिड होता है, आपने देखा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, क्या कि ये बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इवन हीट का भी।
लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत ही बैड कंडक्टर है। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको। जबकि ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। ठीक है, यानी एक ही प्लेन पे 3 कार्बन से जुड़ता है और ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से जुड़ता है तो लगता है कि ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट बना रहा है, लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरह से। तो लगता है कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, ऑफ दीज बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। ठीक है ना, यानी जैसे भाई कार्बन जो है डायमंड में वो तो 4 कार्बन से जुड़ रहा था इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये तो इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई, फिर ये अगले 4 से जुड़ रहा है तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या हो रहा है कि 3 ही कार्बन तो जुड़ रहे हैं इस तरह से। तो किसी एक कार्बन से, जैसे ये वाला है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये अगले 3 से जुड़ेगा। अब इसमें ये एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, फिर ये अगले 3 से जुड़ेगा कुछ इस तरह से। अब इसमें ये किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, फिर ये जुड़ रहा है, तो फिर इसी तरह से ये जुड़ते रहते हैं और ये किसी न किसी के बीच में डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें से ये अगले 3 कार्बन से जुड़े होते, एक कार्बन अगले 3 कार्बन से, जैसे ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ये बनता है ग्रेफाइट। ये क्या बन गया, ग्रेफाइट। यहां भी सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, लेकिन डायमंड से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। ये सॉफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। जो पेंसिल आप लिखते हो बच्चों, पेंसिल में जो मटेरियल पाया जाता है वो स्लेट या ब्राउन कलर वाला, वो ग्रेफाइट ही तो है। तो अगर पेंसिल को दोनों तरफ से आप छील दीजिए और प्लग को ऑन करके अगर लगा दीजिए तो आपको झटका लग जाएगा। प्लीज डोंट ट्राई, ये बहुत खतरनाक है, झटका पक्का लगेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का बहुत ही गुड कंडक्टर कहा जाता है। इवन जो वेल्डिंग मशीन होती है वहां ग्रेफाइट रॉड का यूज होता है वेल्डिंग करने में। तो आप समझ सकते हैं कि बस बॉन्डिंग का तरीका बदल गया और इनका फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया और प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। इसी को हम एलोट्रॉप कहते हैं, अलग अलग रूप में कार्बन प्रेजेंट है, दिस इज सिंपली कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय अ हेक्सागोनल एरे। अब ये तो आपने देख लिया, आगे स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सो दिस इज सिंपली ग्रेफाइट, डायमंड एंड दिस इज फुलरीन, जिसकी बात कर रहे थे जो बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, ग्रेफाइट आप देख पा रहे हो, ये कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ेगा और इसी तरह से ये कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ेगा। यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन आपको पता है कि एक जगह ये डबल बॉन्ड कैरी करेगा और एक के ऊपर एक, जैसे एक लेयर ये हो गई, फिर इसके नीचे लेयर ये हो गई और ये आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है, सिंपली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड आप देख पा रहे हो कि एक ये मेटल है, मतलब सॉरी नॉट मेटल, दिस इज कार्बन है जो सेंट्रल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है और इससे 4 अलग अलग कॉर्नर्स पे 4 अलग अलग कार्बन्स जुड़े हुए हैं। इसी तरह से हर एक के साथ 4 कार्बन जुड़े होंगे हर कॉर्नर की तरफ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। फुलरीन में एकदम से अलग केस है, अभी फुलरीन को मैं डिस्कस कर दूंगा, ये आपके लिए 10th क्लास में एकदम नया आया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने पिछले क्लासेस में अपने डिफरेंट टीचर्स से पढ़ लिया हो। Okay, now these two different structure, that is diamond and graphite, है ना, having different physical properties, even chemical properties are the same। भले ही chemical property सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही अंतर रखते हैं। एक कहाँ इलेक्ट्रिक पास होने देता है अपने थ्रू, एक इलेक्ट्रिक का पुअर कंडक्टर है, एक कहाँ बहुत ही सॉफ्ट है, दूसरा कहाँ डायमंड हार्डेस्ट वन, मतलब सबसे टफेस्ट और हार्डेस्ट में से एक है। Diamond is the hardest substance known, while graphite is the smooth and slippery. Graphite is also very good conductor of electricity, but other non-metals are not good conductor of electricity. So कार्बन की बनावट की वजह से बहुत सारी चेंजेस आ गई। Diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to a very high pressure temperature। इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं लोग। इसके अलावा ये नेचुरली जो फॉसिल्स हैं हमारे, जो कोयला वगैरह मिलता है वहां पे भी आसानी से देखने को मिलता है। दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट
आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड, क्योंकि वो होते बिल्कुल वैसे ही, हाँ नेचुरल वाले काफ़ी बड़े होते हैं। और आपको पता ही होगा भारत का जो सबसे बेहतरीन अब तक का डायमंड है, उसके बहुत सारे हैं लेकिन अभी तक का कोहिनूर कहा जाता है, जिसको फिलहाल अंग्रेजों ने अपने पास रखा हुआ है ना। नाउ थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है फुलरीन की, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये कुछ फुटबॉल जैसा मिलता हुआ स्ट्रक्चर जो आपको, ये दिस इज सिंपली कॉल्ड फुलरीन। सो फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। The first one to be identified was C60, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा है, दिस इज सिंपली C60। वैसे हम नॉर्मली फुलरीन को C60 ही हम कहते भी हैं। Which has carbon atoms arranged in a shape of football. Since this looked like a geodesic dome designed by US architect, अब इन्होंने जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डिजाइन किया, इनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। तो फुलर के नाम से इसका नाम रख दिया गया फुलरीन, बकमिंस्टर फुलर। फुलर की वजह से इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया फुलरीन। वैसे ये क्या है, C60 स्ट्रक्चर है जो कि फुटबॉल शेप है, याद रहेगा। तो ये था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बिल्कुल सिंपल सा। अब आगे स्ट्रक्चर्स को चलते फिरते भी देख लीजिए 3D में। दिस इज डायमंड, आपको देख के ही पता चल गया होगा। दिस इज ग्राफाइट एंड दिस इज फुटबॉल शेप्ड फुलरीन। तो इसको देखिए, बार बार देखिए, ये आपको याद हो जाएगा। मस्त होके पढ़िए, और अगर पसंद आ गया हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। तब तक गॉड ब्लेस यू। सेकेंड पार्ट में मैं आपको अदर इंट्रोडक्शंस दूंगा और उसके बाद मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन्स एंड इट्स मटेरियल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।